वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 6 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ से। व्हाट इज ओहम्स लॉ? यस, ओहम्स लॉ को हम पहले स्टडी करेंगे कि क्या होता है। ओके, हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि हमने कल सर्किट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक कंडक्टर लिया था और उस कंडक्टर के साथ हमने बैटरी जो थी वो अटैच की थी इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से हमने अटैच की थी। ओके, यहाँ पर हमने बैटरी अटैच की थी, पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, बराबर, ये हमारी बैटरी थी। ओके, तो हमने देखा था कि अगर हम बैटरी अटैच करते हैं तो इस बैटरी की वजह से करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब मैं इसमें एटम्स नहीं बना रहा, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस बैटरी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस बैटरी के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो V है, या पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और ये जो करंट है ये I है। जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता जाऊंगा उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। ये ओहम्स लॉ बताता है कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और ये डायरेक्ट रिलेशन तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि करंट flowing through a conductor is directly proportional to applied voltage, जो आपने दिया हुआ है applied voltage, keeping temperature कांस्टेंट। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से, इसका डायरेक्ट रिलेशन है अप्लाइड वोल्टेज के साथ। और जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होती है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज़ 1/r। यस, ये 1/r जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, और ये r जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस r को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसी तरह से मैं इसको ठीक करके लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये r है, इधर आके I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा V इक्वल्स I R, और ये है हमारा ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, ये जो हमारा नेट रिलेशन है इसे हम क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ। ओके, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ओहम्स लॉ क्या है, क्या कहता है। आपने हमेशा याद रखना है कि ओहम्स लॉ जो है वो सिर्फ ये बता रहा है आपको कि किसी भी सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज पे तब डिपेंड करेगा अगर हम उस सर्किट का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये इसका नेट रिलेशन है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ ओहम्स लॉ का, कि देखें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओहमिक
यस, दो तरह की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, ओहमिक डिवाइसेस, इसी तरह से हमारे पास होती हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, और जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती उन्हें हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जो हैं वो ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। एक नॉर्मल वोल्टेज पे या एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कंडक्टर्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ ओहमिक डिवाइस। ओके, तो अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि जस्ट अ मिनट, ये ग्राफ है दैट इज, और इस एक्सिस पे हमारे पास करंट होता है और इस एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अगर तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कंडक्टर्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टर्स हैं ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से मैं आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ, और वो ये है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ इस ग्राफ की, सो स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, या मैं सिंपल वाई ओवर एक्स कह रहा हूँ। ओके, तो वाई पे हमारे पास क्या है, आई, और एक्स पे क्या है, वी। ओके, ज़रा गौर कीजिएगा, तो हमारे पास जो स्लोप है वो आ गई आई ओवर वी। ठीक है, अच्छा, अब आपने पढ़ रखा है v इक्वल्स आई, जस्ट अ मिनट, v इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, आई ओवर v करूँगा तो क्या होगा, अगर मैंने आई ओवर v बनाना है तो v को मैं नीचे लेके आऊँगा ऐसे, और r को मैं उधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर r। r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा i ओवर v। जी, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज़ 1 ओवर r, यानी कि आई वी ग्राफ की जो स्लोप होती है ये 1 ओवर r होती है। ये एमसीक्यूज आ जाता है। इसकी जो स्लोप है दैट इज़ 1 बाय r, ये एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, अगर दोनों आपस में प्रोपोर्शनलिटी होंगी, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी, तो जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, 1 बाय r। क्लियर? ओके, इसी तरह से हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर हमारे पास होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिलामेंट बल्ब जो है वो हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस होता है। इसी तरह से हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है वो नॉन ओमिक होते हैं। ओके, तो मैं इनका तीनों का ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से इनका ग्राफ जो है वो बिहेव करता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगेन दिस वन इज आई, दिस वन इज वी, आई वी, आई वी। ओके, जो सबसे पहले हमारे पास फिलामेंट बल्ब होता है, उसमें शुरू में होती है लेकिन बाद में ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी ग्राफ जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं उनका ग्राफ भी कर्व्ड होता है ऐसे, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो आप देखें इन तीनों ग्राफ में आपको कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी नज़र नहीं आएगी, इसलिए ये तीनों ग्राफ, दिस वन इज़ फॉर फिलामेंट बल्ब, दिस वन इज़ फॉर थर्मिस्टर एंड दिस वन इज़ फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों हमारे पास क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक फाइन आपने समझ लिया होगा। नाउ लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन सिंपल सी बात है कि जो ओमिक डिवाइसेस है, यानी कि ये लॉ जो है ये सिंपली ओमिक डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप, नॉन ओमिक डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कंडक्टर्स हैं वो ओमिक डिवाइसेस हैं तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे कि थर्मिस्टर्स, फिलामेंट बल्ब एंड सेमीकंडक्टर्स, उसके ऊपर आप इस लॉ को अप्लाई
नहीं कर सकता, ये इस लॉ की लिमिटेशंस है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नाउ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होती है? यस, रेसिस्टेंस जो है उसको हम समझ लेते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओके, सो इट इज एक्चुअली अ measure of opposition to flow of electrons by the material। जी, किसी भी मटेरियल में से जब करंट फ्लो करता है तो वो मटेरियल उसको जितनी मुज़ाहमत देता है उस करंट को फ्लो करने में, उस मुज़ाहमत को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। ओके, अब अब जो है ये किन फैक्टर्स के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करती है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, यस, पहला है लेंथ, कि अगर हम जो है वो लेंथ को बढ़ाते हैं, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, यानी उस कंडक्टर की लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं। इसी तरह से अगर हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। इसी तरह रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारी रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है, और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज R इक्वल्स, दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, यहाँ पे कुछ बात समझने वाली है कि रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की करेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, यानी कि रेसिस्टेंस जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन लेंथ के साथ है और इन्वर्स रिलेशन जो है वो एरिया के साथ है। अगर मैं लेंथ को चेंज करूंगा या एरिया को चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस में तब्दीली आएगी। इसी तरह अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा तो भी क्या होगा? रेजिस्टेंस में तब्दीली आएगी। लेकिन ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है ये बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर आप चेंज करेंगे कॉपर में तो वो उसकी रेजिस्टिविटी और होगी। अगर आप उसको चेंज करके सिल्वर मटेरियल ले आएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। लेकिन लेंथ एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। फाइन। अब इसका यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो बेसिकली क्या होता है? ओहम। ये इसका सिंबल होता है और इसे हम पढ़ते हैं ओहम, ठीक है। बहरहाल ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि आपने अभी ओहम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से R जो है वो किसके इक्वल होगा? R इक्वल्स V ओवर आई। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे आता है? वो कहता है कि अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं और करंट को हाफ कर दूं तो बताएं रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? आप फटाफट ओहम्स लॉ लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आप कहते हैं डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, वट एवर इज़ द आंसर। लेकिन आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड नहीं करती और वो करंट पर भी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है एंड एरिया पर डिपेंड करती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी नेचर पे डिपेंड करती है कि आया कि वो गोल्ड है, वो सिल्वर है, वो कॉपर है, वो आयरन है, वॉट। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, मतलब कि वो जो हमारे पास वायर है वो कितनी उसकी लेंथ होगी, और ये अगर आप देख सकें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, तो ये एरिया कितना ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट जो है वो सॉरी रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट जो है वो ओहम है। इसी तरह से तो आप रेजिस्टिविटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? यस, नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल लेते हैं हम।
ओके तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी L/A। रेजिस्टिविटी को एक साइड पे रख लें, बाकी सारी क्वांटिटीज को आप उधर ले जाएं। ओके यहाँ देखें ज़रा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या है? मीटर, मीटर से ये कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? ओहम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडक्टर है, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी हम उसको क्या कहेंगे? उसकी रेजिस्टिविटी। ओके इसी तरह से हमारे पास दो और फैक्टर्स होते हैं, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज एक्चुअली अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर रेसिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओहम था, तो कंडक्टेंस का क्या होगा? पर ओहम। इसको पर ओहम भी कहते हैं या MHO भी कहते हैं, इसे कंडक्टेंस का यूनिट कहते हैं। कंडक्टेंस क्या है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स या करंट को पास होने देता है, वो उसकी कंडक्टेंस होती है। तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा करंट को पास होने देगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फैक्टर हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या होगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर ओहम मीटर है तो इसका यूनिट क्या होगा? पर ओहम पर मीटर। और यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है, कि जो पर ओहम जो है इसको हम सीमन भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह भी लिखा आता है कि सीमन पर मीटर। तो अगर इस तरह से यूनिट लिखा आएगा तो भी ये ठीक होगा। इसी तरह से इसका यूनिट भी सीमन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके आई होप सो कि यहाँ तक आपको रिलेशन समझ आ गए होंगे, यूनिट समझ आ गए होंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर। इसी तरह से रेजिस्टिविटी हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का या कंडक्टर का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके जो एटम्स की एजिटेशन होती है या वाइब्रेशन होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की, वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर मटेरियल जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, तो वो किस तरह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट लाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम देख लेते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो जितनी भी थी शुरू में, इनटू डेल्टा T। बल्कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें। ओके, डेल्टा T। तो अगर आप गौर करें तो अल्फा आपको क्या बता रहा है? अल्फा आपको ये बता रहा है दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन, यानी आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर। लेट्स से मिसाल के तौर पर आप एक वैल्यू लिखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 2 × 10⁻³
पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप उस मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टेंस जो है 2 × 10⁻³ टाइम्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आई रिपीट, अगर आप किसी मटेरियल का, ये मैंने किसी मटेरियल का अल्फा लिखा हुआ आपके पास जो कि कांस्टेंट है, अगर आप उस मटेरियल का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी जो रेसिस्टेंस है 2 × 10⁻³ टाइम्स इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर आपके पास माइनस अल्फा हो, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, कम। और अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है अल्फा की तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों में, पॉजिटिव अल्फा एंड नेगेटिव अल्फा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें आपको? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम होता है तो मैंने इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। बहरहाल नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, पहले एमसीक्यूज है हमारे पास। ओके, Ohm's law is applicable only when temperature varies, temperature is constant, voltage is 0, current is 0. Yes, Yusra Fatma, very good. This is B. Temperature is constant. Yes, Masira, हमने ये पढ़ा था कि Ohm's law तब एप्लीकेबल होता है जब उस डिवाइस का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तभी वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। नंबर 2 है द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। यस, आपने रेसिस्टेंस का जो यूनिट था वो पढ़ा था, रेसिस्टेंस इज एक्चुअली ओहम। लेकिन इसके अलावा आपने V = IR भी पढ़ा था, तो R = V/I। तो V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट और एम्पेयर, तो लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर। यस हफ्सा, वेरी गुड, दिस वन इज वोल्ट पर एम्पेयर। वेरी गुड यसरा फातिमा। टेक्नो KI5K, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कब से लोगों ने अपने बच्चों का नाम टेक्नो रखना शुरू कर दिया है, तो आप रियल नेम के साथ आएँ काइंडली। ओके, सो ये आपने देखा कि वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस। जी, इनमें से कौन सी जो है वो ओहमिक डिवाइस है? फिलामेंट बल्ब है, F62, ओके, फिलामेंट बल्ब नहीं है, थर्मिस्टर भी नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या है, कॉपर वायर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यसरा, IMSG, F62, मसीरा, हफ्सा एंड टेक्नो और बिलव टेक्नो। आगे चलते हैं जी। Resistance of a conductor is directly proportional to its cross-sectional area, length, temperature, coefficient and voltage. Yes, कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है? वेरी गुड, F62, टेक्नो, मसीरा, यसरा, हफ्सा। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो लेंथ के साथ होता है, यानी कि रेसिस्टेंस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद लेंथ and resistance has a inverse relation with area. ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन। जी, ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है? वायर की लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल। यस, नेचर ऑफ मटेरियल। वेरी गुड, S62, हफ्सा, मसीरा, टेक्नो। ओके, सो लेंथ ऑफ वायर पे हमारी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी हमारी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से कहा जाता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज पर दोनों ही नहीं डिपेंड करती।
विच मटीरियल हैज़ द लोएस्ट रेसिस्टिविटी, यस, इनमें से कौन सा मटीरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे लोएस्ट है, यस, कॉपर की, सिल्वर की। आपने देखा है कि हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो हमारे पास हाई टेंशन वायर्स हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग, गोल्ड की होती हैं, वो एल्यूमिनियम की होती हैं, टंगस्टन की, कॉपर की या सिल्वर की, जो मेन वायर्स होती हैं। यस मसीदा, नो कॉपर नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है, रेजिस्टिविटी कम है सिल्वर की। ठीक है, ये आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। यस हफ्सा, वेरी गुड। ये आप अपनी बुक पे देख सकते हैं कि वहाँ पे ये पूरा चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स इज, जी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फ़ा, और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है। काइंडली साथ आप अगर एमसीक्यूज़ का नंबर भी लिखते ना तो मुझे देखने में आसानी होगी। यस, नेगेटिव होता है, शाबाश टेक्नो। बी, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, शाबाश, ये कौन बताएगा, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो रही है, कम। ओके, अगर ये पॉजिटिव होता तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ती। तो ये आपने याद रखना है। जैसे थर्मिस्टर्स हैं वो मोस्टली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके, 1 मेगा ओहम इज इक्वल्स टू, यस, mega is a prefix, very good, F62, this one, Masira, Techno, Yesra, very good, 10 की पावर 6 ओहम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। द रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब इज लो व्हेन इट इज, यस, यस, जब टंगस्टन फिलामेंट, आपको याद है मैंने अभी ग्राफ बनाया था आपके सामने, हम दोबारा से देख लेते हैं। दिस वन इज आई एंड दिस वन इज वी। तो आपने देखा था कि पहले स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कर्व होना शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि शुरू में जो टंगस्टन फिलामेंट है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जिसकी वजह से यहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर ख़ास हद से बढ़ता है तो वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी को क्या करता है, लूज़ करता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कोल्ड है, बी। ठीक है, वेरी गुड टेक्नो एंड मसीरा। 10th है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज एल इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड देन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ्ड द न्यू रेजिस्टेंस इज। ओके, इसको सॉल्व करें जी फटाफट अपनी कॉपीज़ के ऊपर। एल ओवर ए, दिस इज़ अ फार्मूला, और लेंथ को आपने डबल करना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करना है। मसीरा नूर नो, हफ्सा नो, यसरा नो, F62 ऑल्सो नो। यस, क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर बच्चों, ये देखें, रेसिस्टेंस एज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, लेंथ को हमने क्या करना है, डबल, तो 2L हो जाएगा, एरिया को हमने क्या करना है, हाफ, देन इट विल बी A/2। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 रो L/A एंड दिस विल बी 4R। टेक्नो, वेरी गुड, 4R, R/4 नहीं बेटा, 4R। यस, जी मैंने वो देख लिया था कमेंट। असल में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। तो इसका सही ऑप्शन सी है बच्चों, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया यहाँ पे। 4/R भी नहीं है, या R/4 भी नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर नहीं समझ आई इस डेरिवेशन की तो मैं दोबारा कर देता हूँ। एक्सप्लेन, यस सर, ओके फाइन, अभी कर लेते हैं दोबारा से। ओके, क्वेश्चन को समझें ज़रा आप। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R,
आर रेसिस्टेंस है। अगर हमने लेंथ को डबल किया मतलब कि लेंथ जो है वो हमारी क्या हो जाएगी 2L, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ्ड, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होगा हमारा A/2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो रेसिस्टेंस है हमारे पास R इक्वल्स रो L/A'। ये मैं प्राइम साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम न्यू लेंथ की बात करें। ये लेंथ जो है L और A पुराना एरिया है और L प्राइम और A प्राइम न्यू लेंथ एंड न्यू एरिया है। इसी तरह से ये रेसिस्टेंस भी न्यू है तो इसका लेंथ और एरिया भी न्यू होगा। अब सिंपल आपने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। R इक्वल्स रो L प्राइम कितना है हमारे पास 2L, तो L प्राइम की जगह आ गया 2L। एरिया कितना है A/2। तो जब ये ऊपर जाएगा ये देखें रो 2L, तो ये फ्लिप हो जाएगा इनटू 2/A। 2 2 ज़ा 4, इसको मैंने शुरू में लिख दिया, और रो फिर L फिर बाय A। तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो किसके इक्वल है? R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो ये R के इक्वल है, तो सिंपल आप यहाँ पे R लिख दें तो नई रेजिस्टेंस यानी कि R प्राइम किसके इक्वल आ गई है 4R के। यस, अब बताएं, अब समझ आई है? अब सबको क्लियर हो गया? चलें, वेरी गुड। तो इसी तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना है अगर आपको लेंथ या एरिया चेंज करने को कहा जाए। ओके, अगर आपसे वो कहता है कि वोल्टेज और करंट को हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो फिर आपने कहना है कि रिमेन सेम, फिर हमारी रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती। ओके, आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। टाइम थोड़ा है हमारे पास। यस, स्टेट्स ओम लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। सो ओम्स लॉ को हमने शुरू में एक्सप्लेन कर लिया था। ये सारी बातें मैंने आपको शुरू में जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी कि जो करंट है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। ये सारी इसकी वैल्यू बहरहाल ये आपको वर्कशीट की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। जी, ओमिक डिवाइसेस जो हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। इनका जो IV ग्राफ है यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, एग्जांपल कॉपर वायर। इसी तरह से नॉन ओमिक डिवाइसेस जो हैं वो ओबे नहीं करती, उनका ग्राफ कर्व्ड होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से, और ये सेमीकंडक्टर डायोड इसकी एग्जाम्पल है। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट इट्स फार्मूला। जी, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली जो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी। या आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, यानी 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है जितनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है उसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। ये भी आपने याद रखना है कि रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। ओके, नेक्स्ट, ये इसका फार्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ 1 मीटर है और रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होगी 1 ओम मीटर। ओके, तो ये इसका यूनिट है, ठीक है। व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर? जी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द लैटिस आयन इन द कंडक्टर वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। जी, उनकी वाइब्रेशन जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उनकी वाइब्रेशन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा हिंड्रेंस जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। दिस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। एज अ रिजल्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब होता है रुकावट पैदा करना या ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं, कॉजिंग रेजिस्टेंस टू इंक्रीज। यस। Why does tungsten filament usually burn out when switched on rather than during operation? फिलामेंट बल्ब्स, आपको याद है कि वो येलो कलर के बल्ब्स होते थे पहले एनर्जी सेवर से, तो वो येलो कलर के जो बल्ब्स होते थे उसका फिलामेंट जो होता था वो क्या बर्न आउट हो जाता था, वो टूट जाता था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि शुरू में तो फिलामेंट कोल्ड होता है तो ईजिली करंट उसमें से पास करता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर उसका बढ़ता है, क्योंकि वो येलो बल्ब्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता था, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता था जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस थी फिलामेंट की वो इंक्रीज़ करती थी। तो एक वक्त ऐसा आता था कि वो बर्न आउट हो जाता था और वो ब्रिटल हो जाता था ऑक्सीडेशन की वजह से,
ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देता है और वो ब्रिटल हो जाता है, और ब्रिटल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलास्टिक लिमिट जितनी स्ट्रेस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये इसके रीज़न है। ओके, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओहम्स लॉ इन डिटेल। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है ओहम्स लॉ की, देन डिस्कस द लिमिटेशंस। तो फिर आपने दूसरे स्टेप में आपने लिखना है लिमिटेशंस की हेडिंग देनी है और फिर आपने लिमिटेशंस लिखनी है। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक। फिर आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक तरफ ओमिक और दूसरी तरफ नॉन ओमिक, दोनों को डिस्कस करना है। साथ आपने उनके आईवी ग्राफ्स जो हैं वो भी ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन आर्टिकुलेट करना है। और ओहम्स लॉ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ opposition offered by the material to the flow of electrons. Explain the factors. फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है, जिस पर डिपेंड करती है। उसके बाद आपने बताना है कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस तरह टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बताया था कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर इंक्रीज इन केल्विन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एंड यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। तो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।